सो गुड मॉर्निंग गाइस और क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 15 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत किस देश के साथ मिलकर के लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा? तो आंसर होगा जापान के साथ। तो जापान और भारत ये दोनों मिलकर के एक चंद्र अभियान शुरू करेंगे जिसे लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन कहा जाएगा। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? चंद्रमा की सरफेस पर लैंडर और रोवर को उतारना। अच्छा, इसे लॉन्च कब किया जाएगा? 2023 के बाद। तो जाक्सा ये जापान की एरोस्पेस कंपनी है, जैसे भारत की है इसरो। तो जाक्सा का मतलब क्या हो गया? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो जो जाक्सा है वो तो लैंडिंग मॉड्यूल और रोवर बनाएगी, और जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये लैंडर सिस्टम बनाएगी। और इस मिशन को 2023 के बाद लॉन्च किया जाएगा। जापान से ही इसको लॉन्च किया जाएगा और इसे H3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। अब बात जापान की है तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल टोक्यो है, करेंसी है येन और प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। आपको याद होगा इस साल टोक्यो में ओलंपिक होने वाले थे, टोक्यो ओलंपिक। ये समर ओलंपिक होते, लेकिन कोविड-19 के कारण इन्हें पोस्टपोन कर दिया। अभी अगले साल होंगे 2021 में। टोक्यो ओलंपिक के शुभ अंकर आपको याद होने चाहिए। एक तो है मिराइटोवा, एक है सोमाइटी। और जापान के नए राजा बने अभी नारूहितो, और नए राजा बनने से नए युग की शुरुआत हुई है, वो है रीवा युग। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। एक क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है जापान से, सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान को ही कहते हैं। और अभी करंट अफेयर से कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊं तो मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। और जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसमें जापान टॉप पे रहा था और भारत 84 नंबर पे रहा था। उसके अलावा अभी जापान ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को भी लॉन्च किया था। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने, बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में भारतीय रेलवे ने स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के लिए किस नाम से एक रोबोट लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कैप्टन अर्जुन। ये कैप्टन अर्जुन इंसान का नाम नहीं है, रोबोट का नाम है। तो अभी इंडियन रेलवे ने कैप्टन अर्जुन नाम से एक रोबोट लॉन्च किया है ताकि रेलवे स्टेशन पे जो पैसेंजर आते हैं और जो रेलवे का स्टाफ है उनकी स्क्रीनिंग की जा सके। और अभी इसे महाराष्ट्र के पुणे में रेलवे स्टेशन पे तैनात किया गया है। अच्छा देखो, रोबोट की बात हुई है तो कुछ रोबोट मैं आपको बताता हूँ जो भी न्यूज में थे। एक तो केरल सरकार ने कर्मी बोट नाम से रोबोट लॉन्च किया था, और इसका पर्पस क्या था? हॉस्पिटल में जो मरीजों, जो कोविड-19 के मरीज हैं, उनको भोजन, पानी, दवाई वगैरह देने का काम करना, ताकि स्वास्थ्य कर्मियों को उनके पास, डॉक्टर को उनके पास न जाना पड़े और वो संक्रमित होने से बचे रहे। और इसी पर्पस के लिए IIT रोपड़ ने भी वार्ड बोट नाम का रोबोट बनाया था, और झारखंड सरकार ने भी कोबोट रोबोटिक्स बनाया था। उसके अलावा भी कुछ दिन पहले ही पड़ा था, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक इंजीनियर हैं प्रतीक तिरोड़कर, उन्होंने भी इसी पर्पस के लिए कोरोबोट नाम से एक रोबोट बनाया था। तो ये कुछ रोबोट अभी न्यूज में रहे थे जो मैंने आपको रिकॉल करवाए। अब यहाँ पे बात रेलवे की है, तो रेलवे अभी काफी न्यूज में रहा। मैं एक एक करके सारे पॉइंट आपको रिकॉल कराता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बताता हूँ। अभी इलेक्ट्रिक ओवरहेड लाइन पर डबल डेकर कंटेनर ट्रेन का संचालन करने वाला पहला देश बना आपका भारत। मतलब जो मालगाड़ी होती है उसके ऊपर जो कंटेनर होता है, तो कंटेनर के ऊपर कंटेनर लेकर के इलेक्ट्रिक लाइन पे चलने वाला पहला देश बना है भारत। और किन दो स्टेशनों के बीच में चला, ये कल ही हमने पढ़ा था, गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशन के बीच में चला है, ये भी याद रखना। उसके अलावा अभी कर्नाटक का जो हुबली स्टेशन है ये भी न्यूज में था, क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यहीं पे बनेगा जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। उसके अलावा त्रिची रेलवे स्टेशन को CII ने गोल्ड रेटिंग दी। CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसके नए अध्यक्ष बने हैं कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष, जिनका नाम है उदय कोटक। और एक और पॉइंट याद रखो, बिहार के मधेपुरा फैक्ट्री में बना है 12,000 हॉर्स पावर का इंजन। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया में पहली बार इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी वाला इंजन ब्रॉड गेज ट्रैक पर चलाया गया है। क्या नाम है इसका? WAG-12 नाम है। रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। बढ़ते आगे। और गाइज आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।
अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर देना कम से कम। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, दिल से बनाते हैं, तो कम से कम एक लाइक जरूर कर देना। और अपने दोस्तों के साथ में या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो प्लीज वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। आपके सपोर्ट करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और जब इंसान मोटिवेटेड फील करता है तो वो और अच्छा काम करता है। और हम तो आप ही लोगों के लिए काम करते हैं, तो आप हमें मोटिवेट करो, हम आपके लिए और अच्छा काम करेंगे। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपको अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इन सभी का क्विज बना करके अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है। तो वीडियो देखने के बाद वहां पे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाए। और इनका ऑडियो रिवीजन भी आपको मिल जाएगा, ताकि इस लंबे वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट में आप रिवाइज कर सकें। उस ऑडियो रिवीजन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली, इंग्लिश में बोलेंगे तो स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो आंसर होगा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे आप केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हो। तो ये पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसने अपने 100 एकड़ के क्षेत्र में स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम लगाया है। और आप इस सिस्टम को मोबाइल फोन से भी ऑपरेट कर सकते हो। और इस स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम से 30% पानी की बचत होगी। और ये जो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे आप आज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हो, ये भी न्यूज में था, क्योंकि अभी एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल ने एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020 में इसे प्लेटिनम मान्यता दी थी। और ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली में है, ये सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना है। और कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये केरल का है। और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि सोलर यानी कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना था ये। अच्छा, यहाँ पे जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यानी कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इससे एक पॉइंट और बताऊं आपको, अभी इसे स्काई ट्रैक्स अवार्ड भी मिला था, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में CSIR ने स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आपूर्ति के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आरोग्य पथ। तो अभी CSIR ने स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की सप्लाई के लिए आरोग्य पथ नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये हेल्थ केयर नीड्स यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। मतलब मेडिकल सेक्टर में जो भी जरूरी चीजें हैं, चाहे वो PP किट हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, दवाइयां हो गई, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसीलिए बोला ये मेडिकल सेक्टर में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो आरोग्य सेतु है, आप जानते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया था आरोग्य सेतु, और इसने शुरुआत में ही एक रिकॉर्ड बना लिया था। मात्र 13 दिनों में 5 करोड़ लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे ये CSIR का मतलब क्या हो गया? CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 जून को। इसे हर साल 14 जून को ही मनाया जाता है। तो रक्तदान के बारे में यानी कि ब्लड डोनेशन के बारे में बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है। कौन मनाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। अच्छा, 14 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि कार्ल लैंडस्टेनर का जन्मदिन होता है 14 जून को। और कार्ल लैंडस्टेनर ये कौन थे? ये साइंस अगर आपने पढ़ी होगी तो वहां पे आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। और ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अब यहाँ से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट आएगा कि इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, कल भी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आया था, मैंने आप लोगों को लिखने के लिए बोला था, आप में से बहुत से लोगों ने लिखा है। तो यकीन मानिए जो लोग लिख रहे हैं उनको इससे बेनिफिट भी हो रहा होगा। क्योंकि एक फैक्ट आप याद रखिए, यहाँ तो मैं आपसे बोल बोल के लिखवा लूंगा और आप लिख भी लोगे, चाहे आपका मन करे या न करे। मैं बार बार बोलूंगा तो आप रिकॉल करोगे, और मैं बार बार लिखने के लिए बोलूंगा तो आप लिख लोगे। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, जब मई का महीना चलता था तो मई के हम रिकॉल करते थे इंपॉर्टेंट डेज को। मैं मई के इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों को कभी कभी लिखने के लिए बोलता था, लेकिन अब हम जून के महीने में आगे तो मैं मई की बात नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से। और मेरे ख्याल से आपके पास इतना शायद घर पे टाइम होता भी ना हो, क्योंकि आपके पास और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं या टाइम नहीं होगा आपके पास, आप बिजी लोग हैं, तो आप अपने आप से मई के इंपॉर्टेंट डेज लिखने लगेंगे। आप नहीं लिखेंगे, इतना तो मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी मौका है तो चौका मार लो। मतलब अभी आपको लिखने के लिए बोला जाता है कभी भी तो लिखो, अगर आपको बोलने के लिए बोला जा रहा है तो आप बोलो, क्योंकि बोलने से इंसान कर लेगा, अपने आप करने में तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा। तो चलिए अभी जून के इंपॉर्टेंट डेज जो हमने पढ़ लिए उसको रिकॉल कर लेते हैं। अगर याद है तो मेरे साथ साथ बोलना। 1 जून को मनाया था हमने वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है, 2 जून 2014 को, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया। 6 जून को
विश्व कीट जागरूकता दिवस वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे के रूप में मनाया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया और इसकी थीम रही थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया और 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी होता है। फिर 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे के रूप में मनाया, जिसकी थीम रही थी एक्रेडिटेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। फिर 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और 13 जून को अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता दिवस इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया, जिसकी थीम थी मेड टू शाइन। तो ये इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में HDFC के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा केजाद भरूचा को। तो अभी HDFC बैंक ने केजाद भरूचा को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में पुनः नियुक्त रीअपॉइंट किया है, तो इनका नाम याद रखना है। बाकी निसाबा गोदरेज ग्रुप की ये नई MD CEO बनी है। राजीव टोपनो अभी वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार बने हैं, ये नाम इंपॉर्टेंट याद रखना। और VN दत्त नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की CMD बने थे। HDFC बैंक की बात कर लेंगे, स्थापना 1994 में हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके MD CEO हैं आदित्य पुरी। अच्छा, HDFC बैंक की टैगलाइन बताओ। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और अभी HDFC बैंक ने एक सॉन्ग रिलीज किया था, किस नाम से? #हम हार नहीं मानेंगे। और सेफ्टी ग्रिड अभियान भी शुरू किया था। उसके अलावा सीनियर सिटीजन केयर FD योजना भी शुरू की थी। और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC बैंक में 1.01% की हिस्सेदारी खरीद ली है, मतलब टोटल अभी तक इतनी खरीद चुका है। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में जारी प्रकृति सूचकांक 2020 यानी कि नेचर इंडेक्स 2020 में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे रहा है? वर्ल्ड वाइड में टॉप पे रहा है, तो आंसर होगा चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस। ये चाइना का इंस्टीट्यूट है, नाम से पता चल रहा है। अच्छा, इस नेचर इंडेक्स 2020 में टॉप पे तो चाइना का ये चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस रहा है। भारत में टॉप कौन रहा है? CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भारत में टॉप रहा है और ये दुनिया में 160वें नंबर पर है। भारत में दूसरे नंबर पर रहा IISc बेंगलुरु, जो दुनिया में 184 नंबर पर है। और भारत में तीसरे नंबर पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च रहा है, जो दुनिया में 260वें नंबर पे रहा है। अच्छा, इस इंडेक्स को जारी किसने किया? नेचर रिसर्च ने। और इंस्टीट्यूट की बात है तो 2 पॉइंट आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़े थे। एक तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 आया, जिसमें भारत का टॉप यूनिवर्सिटी रहा था IIT बॉम्बे, जो कि दुनिया में 172 नंबर पे था। और इसमें टॉप यूनिवर्सिटी था USA का MIT मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बाद टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग भी आई थी, जिसमें भारत का टॉप जो इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, वो था IISc बेंगलुरु और ये दुनिया में 36 नंबर पे था। और टॉप पे था चाइना का सिंघुआ यूनिवर्सिटी। तो ये पॉइंट्स भी आप साथ के साथ याद रखा करो। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन सा बन गया? तो आंसर होगा NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र यानी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का पहला संगठन बन गया है। एक्चुअली में अभी NHAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डेटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तैयार किया था, ताकि इस कोरोना वायरस के समय में NHAI के कर्मचारी बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और बिना फाइलों को छुए अपना काम कर सके। तो अब जो सारा काम है वो ऑनलाइन ही किया जा रहा है, इसीलिए कहा गया है कि अब NHAI निर्माण क्षेत्र यानी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन बन गया है। कौन? NHAI मतलब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 1988 में हुई थी इसकी और इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। अच्छा, केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है? हमारे नितिन गडकरी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। बढ़ते आगे। और गाइज, आपके जून महीने के दूसरे वाले हफ्ते का वीकली करंट अफेयर्स का पहला वाला पार्ट आज शाम को अपलोड होगा। शाम को 6 बजे देखना मत भूलिएगा, वीकली करंट अफेयर्स ऑफ जून मंथ, दूसरे वाला हफ्ता। अभी बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर होगा हैदराबाद। तो अभी हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर के घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्त्री नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ पे स्त्री का मतलब क्या हो गया? शी ट्रायम्स थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस देश ने सोहजोधा नाम की एक पहल शुरू की है? तो आंसर होगा बांग्लादेश में। अब इसमें क्या होगा?
तो इसमें जो रोगी कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं उनका प्लाज्मा लेकर के कोविड-19 के जो दूसरे मरीज हैं उन तक पहुंचाया जाएगा और इसके लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क भी बनाया गया है ताकि प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू उनका भी इलाज किया जा सके। प्लाज्मा थेरेपी मैंने आपको समझाया था कि कोई कोविड-19 का पेशेंट है, अगर वो ठीक हो जाता है तो उसका फिर प्लाज्मा लेकर के दूसरे मरीजों को वो प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्लाज्मा थेरेपी को इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? केरल होगा। लेकिन यहाँ पे तो बात है बांग्लादेश की, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश, कैपिटल ढाका है और ढाका में ही बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी है। करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और कुछ समय पहले इनको वैक्सीन हीरो अवार्ड भी मिला था और डॉक्टर कलाम स्मृति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था इनको। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अच्छा, अभी निसर्ग जो तूफान आया था अरब सागर में जो कि महाराष्ट्र गुजरात से टकराया था, उसको निसर्ग नाम जो ये नाम है किसने दिया था? बांग्लादेश ने दिया था। इसके अलावा आपको याद होगा अभी फरवरी में ही आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें बांग्लादेश पहली बार विजेता रहा था भारत को हरा करके। कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। बांग्लादेश के साथ कुछ समय पहले हमने संप्रीति 9 नाम से अभ्यास भी किया था मेघालय की उमरोई में। और आपको बता दूं ई पासपोर्ट सुविधा देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश भी है बांग्लादेश। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में कोविड-19 के मामलों में सबसे सुरक्षित देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड। एक्चुअली में अभी डीप नॉलेज ग्रुप नाम की एक फर्म ने दुनिया के 200 कोरोना प्रभावित देशों का एक सर्वे किया और इस सर्वे में स्विट्जरलैंड को सबसे सुरक्षित देश का स्थान दिया गया है। पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे जर्मनी और फिर इजराइल और 200वें नंबर पे यानी कि सबसे लास्ट पे रखा है साउथ सुडान को। और भारत को किस स्थान पे रहा? भारत 56 नंबर पे रहा है इस सर्वे में, इस लिस्ट में। बाकी स्विट्जरलैंड टॉप पे है। तो ये रहा मैप में स्विट्जरलैंड, कैपिटल इसकी बर्न और करेंसी है स्विस फ्रैंक और प्रेसिडेंट है सिमोनेटा सोमारुगा। आपको याद होगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में ही फीफा का हेडक्वार्टर है। और इस साल की शुरुआत में स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक भी हुई थी और उसी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया था जिसमें भारत 72 नंबर पे रहा और टॉप पे रहा स्विट्जरलैंड। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था एक अपॉइंटमेंट कि स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत बन गए हैं कौन? मोनिका कपिल मोहता ये बन गई है। और स्विट्जरलैंड से एक टेनिस प्लेयर का नाम और याद रखो, रॉजर फेडरर। और अभी फोर्ब्स की जो सबसे ज्यादा पैसे वाले एथलीटों की सूची आई थी उसमें टॉप पर रहे थे रॉजर फेडरर। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में वसंत राय जी का निधन हो गया। ये क्या थे? ये क्रिकेटर थे, पूर्व क्रिकेटर थे ये वसंत राय जी, जिनका भी 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बॉलीवुड एक्टर अभी सुशांत सिंह राजपूत का भी निधन हो गया है, सुसाइड कर लिया इन्होंने। और इनके अलावा अभी योजना आयोग के पूर्व सदस्य ए वेदनाथन का भी निधन हो गया। और उर्दू के मशहूर कवि व लेखक आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी, इनका भी निधन हो गया। और इनका नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उर्दू में प्रकाशित होने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका जिसका नाम है साइंस की दुनिया, इसके संपादक थे। और पूरे भारत में उर्दू स्कूलों की स्थापना का श्रेय भी इनको दिया जाता है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया किसे? सही उत्तर था ऑप्शन सी, रतन लाल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को आप लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप भी है तो प्लीज वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना उनके साथ में।